गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ललधर के वाक करेंगे। ध्यानपूर्वक सुनो। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भाव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह गिरे। रस्सी कच्चे धागे का अर्थ होता है कमजोर व नासवान सहारे। नाव का अर्थ जीवन रूपी नाव। भव सागर का अर्थ है संसार रूपी नाव। मिट्टी सकोरे का अर्थ है मिट्टी का बना छोटा कटोरा। हुक का अर्थ है पीड़ा। प्रस्तुत पद कवित्री एवं कविता का नाम बताइए। कवित्री का नाम है ललधत और कविता का नाम है वाक। अब इसकी पद की व्याख्या बतानी है। अभी व्याख्या और भावार्थ है। कवित्री का कथन है कि मैं अपनी जीवन रूपी नाव को कच्चे धागे के समान अत्यंत क्षीण और कमजोर भाव से खींच रही हूँ, अर्थात संसार रूपी सागर से जीवन रूपी नाव को सांसारिक बंधनों से मुक्त करना उपायों द्वारा संसार से पार उतारना चाहती हूँ। जाने कब भगवान मेरी पुकार सुनेगा और मैं भव सागर से पार उतर जाऊंगी। पानी कच्चे टपके कच्चे सकोरे, जिस प्रकार कच्चे घड़े से पानी टपकता रहता है और मनुष्य व्यर्थ के, उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी जीवन रूपी नाव को पार लगाने के लिए व्यर्थ के प्रयास करता रहता है। जी में उठती रह रहकर हुक, घर जाने की चाह घेरे। मैं अपने जीवन की इस नाव को खींचने के सारे प्रयास व्यर्थ प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने जीवन की इस नाव को खींचने के लिए जो प्रयास कर रही हूँ वह व्यर्थ में ही है और मैं अपने घर अर्थात ईश्वर के पास जाने की इच्छा सदैव मेरे पास बनी रहती है। अब इसका भावार्थ ध्यानपूर्वक सुनो। कवित्री के कहने का भाव यह है कि मानव शरीर नश्वर और अक्षणिक है। उसके द्वारा संसार रूपी सागर को तब तक पार नहीं किया जा सकता जब तक ईश्वर की कृपा न हो। अब थर्ड क्वेश्चन ध्यानपूर्वक सुनो। प्रस्तुत काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत काव्यांश में कवित्री ने मानव जीवन की तुलना कच्चे धागे और कच्ची मिट्टी के सकोरे से करके उसकी नश्वरता क्षण भंगुरता को व्यक्त किया है, अर्थात प्रकट किया है। साथ ही कवित्री ने प्रभु में अपनी मुक्ति हेतु प्रार्थना की है कि प्रभु मिलन की इच्छा को भी उद्घाटित किया है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में निहित काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य को प्रस्तुत कीजिए। प्रस्तुत पद वाक्य शैली में रचित है। नाव और भवसागर में रूपक अलंकार है। भाषा सहज सरल और भावानुकूल है। संपूर्ण पद में संगीतात्मकता है। प्रस्तुत कवित्री में जीवन की नश्वरता को व्यक्त करने के लिए कौन कौन से उदाहरण दिए गए हैं। कवित्री ने जीवन की नश्वरता को उजागर करने के लिए कच्चे धागे और सकोरे के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। पद घर जाने की चाह घेरे में कौन से घर की ओर संकेत किया गया है। प्रस्तुत काव्यांश में कवित्री ने आत्मा के वास्तविक घर परमात्मा के पास जाने की ओर संकेत किया। खा कर कुछ पार नहीं, न खा कर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगा साकल बंद द्वार की। अहंकारी का अर्थ घमंडी, सम का अर्थ अंतकरण एवं बाह्य इंद्रियों का निग्रह है और संभावी का अर्थ समानता की भावना। खुलेगी साकल बंद द्वार की, चेतना व्याप्त होगी। अब इसकी व्याख्या ध्यानपूर्वक सुनो भाई। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने मनुष्य को चेतावनी देते हुए कहा है कि इस जीवन में सांसारिक सुखों को भोगने पर कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। यदि तू सांसारिक वस्तु और धन दौलत को जोड़ेगा तो तेरे मन में धन दौलत के प्रति अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। कवित्री ने इनसे बचने के उपाय की ओर संकेत करते हुए कहा है कि मनुष्य को अहंकारी नहीं बनना चाहिए बल्कि अपनी इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए। सांसारिक साधनों के प्रति समभाव बनाए रखना चाहिए, तभी मनुष्य संभावी बन सकता है। ऐसा करने से मनुष्य को सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्ति मिल सकती है। प्रस्तुत पद के भाव सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। कवित्री के कहने का भाव यह कि मानव को सुख दुख में समभाव बनाए रखना चाहिए, इससे ही उसकी मुक्ति संभव है। प्रस्तुत पद में निहित काव्य सौंदर्य शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। भाषा सहज सरल और भावानुकूल। खा कर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सम में यमक अलंकार है। प्रस्तुत व्यक्ति संभावी कैसे बन सकता है। कवित्री के अनुसार सम खाने से अर्थात अंतकरण और बाह्य इंद्रियों का निग्रह करने पर ही व्यक्ति संभावी बन सकता है। खुलेगी सांकल बंद द्वार की पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। खुलेगी सांकल बंद द्वार की इस पंक्ति में बताया गया है कि संभावी अपनाने से मनुष्य की चेतना का विकास होता है, सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होगा। थर्ड पैरा ध्यानपूर्वक सुनो।